हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमारा लेक्चर है वो हमारा यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में जो हमने आपको बताया था जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वह मैं क्वेश्चंस लेके आए आपके एमसीक्यू। ठीक है, और जो भी यूनिवर्सिटी में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 100 से लगभग आपको 1 से 100 या 120 क्वेश्चन है जो हम आज कराने वाले हैं आपकी इस लेक्चर में। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल को बिना देरी करते हुए लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना सभी बच्चों के पास। और इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल है बीएससी विद HQ, वहां पे जाना और ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और बिना देरी करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी, ठीक है आराम आराम से चलेंगे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडल गैस डिपेंड ओनली ऑन। तो वो जो हमारे पास आदर्श गैस होती है, हमने आपको क्लासे कराई होंगी, आप क्लासे देख लेना, जिन क्लासे करी होंगी वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आराम से आपका लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो द इंटरनल एनर्जी द आइडल गैस डिपेंड ऑनली, जो आइडल गैस होती है, आदर्श गैस होती है, वो किस, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है किस पर डिपेंड करती है? वो प्रेशर पर करती है, टेम्परेचर पर करती है, या प्रेशर ओनली करती है, या टेम्परेचर पर ओनली करती है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर करती है, किस पर करती है? देखो, जो हमारी आइडल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है हमेशा उसके टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पे। अगर हमारे कोई चीज, जैसे माना कि हमने आपको बताया होगा एक फ्लक्स होता है, ठीक है, मान लो उसके अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर यानी ताप प्रवाहित करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो यही हमारा होता है इंटरनल एनर्जी में जो आइडल गैस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो ये थर्मोमीटर, एक हमारे पास थर्मोमीटर, वर्क ऑफ द प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर जो कार्य करता है थर्मोमीटर। देखो हमने थर्मोमीटर बताया हो, तो सेकंड और थर्ड ला, जब बात हम कर रहे हैं यूनिट 1 की, जब बात हम यूनिट 1 की कर रहे हैं तो यूनिट 1 में हमारे पास जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, जब दो लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब हम आज इस लेक्चर में बात कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है कि एक थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स, देखो जो हमारा थर्मोमीटर का जो कार्य होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जीरोथ लॉ पर करता है, फर्स्ट लॉ पर करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि थर्मोमीटर वाज द वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स, किस पे डिपेंड करता है? वो करता है हमारा जीरोथ लॉ। किस पर करता है? जीरोथ लॉ। क्योंकि जैसे कि हमने बताया था ए बी और सी, कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ए बी और सी, या ए बी मान लो और सी ऊपर हो जाएगा, ए बी और सी, जो हमारे पास ए का बी से रिलेशन, जो हमारे पास ए बी के इक्वल है तो बी सी के भी क्या होगा, इक्वल होगा। बट ए और सी के भी क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास टेम्परेचर ए सी की इक्वल है तो बी सी की इक्वल है, तो ए और बी भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा बताता है जीरोथ लॉ। ये कह रहा है वर्क ऑफ द प्रिंसिपल के सिद्धांत पर, थर्मो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जीरोथ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को आराम आराम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे। ठीक है, जहाँ पर समझाएंगे वहां पर समझाएंगे, जहाँ पे टिक लगाना है वहां पर हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हमारे पास ये निम्न में से एक फंक्शन दिया है, यूज ऑफ द प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑन द पथ, जो कौन से जो फंक्शंस होते हैं जो पथ पर डिपेंड नहीं करते। हमने आपको लेक्चर में बताया वो जो पथ पर डिपेंड करते हैं, जैसे हीट, उसके पथ पर डिपेंड करते हैं, वर्क, हीट वर्क टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, उसके पथ पर डिपेंड करते हैं। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट। जब बात इंडिपेंडेंट की आती है, जब बात इंडिपेंडेंट की आती है तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो एक एनर्जी है जिसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास फ्लक्स या किसी सिलेंडर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्थापित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्थापित होते हैं। उसके जो पाथ पर डिपेंड क्या करते हैं, हीट टेम्परेचर वर्क। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चंस आप करके चले जाना, आपके यूनिट 1 में बस इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएगा
कि ये पूछेगा कि जैसे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन जो आइसोकोरिक प्रोसेस ऑन द टेक प्लेस एट कांस्टेंट, इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक वो हमारा सीट मिली होगी, 4 गोले होंगे, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोले को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो उसमें हम एक गोले को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे इस तरीके से ब्लैक मार्क से, और उसके निर्देश को आप पढ़ लेना। जैसे आप जो एमसीक्यू पेपर देते हैं तो उसकी जो ओएमआर शीट पे आपको लिखा होता है कि आप कैसे करना है, ब्लैक से या ब्लू से, वहां पे आपको ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए। कैसा पेन का यूज करना चाहिए, ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मिक जो प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक जब बात करेगा और आइसोकोरिक की, तो हमारे पास किसके साथ जाएंगे, वोल्यूम के साथ। आइसोथर्मिक टेम्परेचर के साथ, आइसो आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। आइसोथर्मिक की बात करेगा तो हम किसके साथ जाएंगे, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेमोन्स्ट्रेट्स द कंजर्वेशंस। देखो जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किस पे संरक्षित और डिमोन्स्ट्रेट होता है, यानी कंजर्वेटिव होता है और डिमोन्स्ट्रेट्स होता है, मोमेंटम पे, एनर्जी पे, या एनर्जी मोमेंटम दोनों पे होता है, टेम्परेचर पे होता है। देखो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, देखो जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, हीट पे तो होता है, एनर्जी पे तो होता है यू, यू यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू, एच, एच बराबर होता है U माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या करता है, वर्क करता है। और U का हमारी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, और ये हमारा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में हमने आपको बताया होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है। देखो इंटरनल एनर्जी में आपको देखने को मिलती है दो एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यू। और डेल्टा जिसे हम लिखते हैं यू बराबर जो हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिमोन्स्ट्रेट्स एंड कंजर्व किस पर करता है, एनर्जी पर, किस पर करता है, एनर्जी पर। क्योंकि H बराबर जो हमारा हो जाता है, H बराबर, देखो H बराबर, H बराबर डेल्टा U माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू, यू बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू के इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो किसको हो जाता है, इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि कंजर्व किस पे होगा, एनर्जी पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफी क्वेश्चन है हमारे। व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी वर्किंग बिटवीन द स्टीम पॉइंट। देखो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी बताइए। कार्नोट इंजन, हमारे पास एक कार्नोट इंजन है, इसकी इफिशियंसी बिटवीन द स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट बोले तो देखो इन्होंने जो टेम्परेचर इन्होंने दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकेंड टेम्परेचर दिया है, सेकंड दिया है 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। और इसे पूछ रहा है कार्नोट इंजन की इफिशियंसी, ईटा बराबर हमारा फार्मूला था 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर इस प्रकार से हॉट या कोल्ड की बात करेगा, देखो आइस और स्टीम, स्टीम मानी होता है हॉट, जब हॉट की बात करेगा तो देखो C2, तो T2 का मतलब हो जाएगा TC अपॉन T हॉट। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। जब हमने आपको क्लास कराई होगी तो ये वाले हमने आपको फार्मूला बताया होगा, ईटा बराबर टेम्परेचर T2 T1 के हिसाब से। अगर इसके पास हीट और आइस नहीं दिया होता तो हम पहले इसको मानते T1 और इसको मानते T2। तो हमारे पास नहीं दिया, अब दिए हैं तो हमारे पास TC अपॉन TH1 माइनस की, इस तरीके से, ओके। अब ये वाली वैल्यू हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जब हमारे पास 100 डिग्री टेम्परेचर दिया होगा, 100 डिग्री टेम्परेचर को हम किस में करेंगे, केल्विन में। तो T 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 273 डिग्री बराबर 373 केल्विन, और टेम्परेचर T1 T2 हो जाएगा 273 डिग्री प्लस 0 डिग्री बराबर 273 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फार्मूला में लगाएंगे, तो ईटा बराबर हो जाता है 1 माइनस, पहले हम लिखेंगे आइस को, तो आइस का फार्मूला हो जाता है TC अपॉन TH। तो यहाँ पे 1 माइनस TC की वैल्यू हमारे पास का है 273 अपॉन
373। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से वैल्यू को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस तो कितना बनेगा इसकी वैल्यू समथिंग, की परसेंटेज में आई है हमारी वैल्यू, तो 0 पॉइंट से कटेगा 0.339 समथिंग, 0.73 के समथिंग बनेगा। तो इसका जो मान होगा, तो जो हमारा मान होगा किसका, 6 का जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, समथिंग 36 चलेगा, 26 पॉइंट, इसको हो जाएगा 26.81% आपका आएगा। जब हमारे पास बनने से जो वैल्यू आई हमारी 0 पॉइंट के बाद, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करके उसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 26.81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्लोप, देखो द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास रेशियो बताइए, जो रेशियो स्लोप होता है ढलान, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ढलान, ठीक है, ढलान, ठीक है, क्या बोलते हैं, ढलान। तो बताइए आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व के इक्वल होता है। तो देखो हमारे पास जो गामा मानते हैं, जो गामा होता है सीपी अपॉन सीबी, ठीक है, गामा बराबर होता है सीपी अपॉन सीबी। तो जो प्रेशर एंड वॉल्यूम ये क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है, तो सीबी बराबर सीपी। और यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होता है सीपी एंड सीबी बराबर आर, एडियाबेटिक कर्व। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, सीपी अपॉन सीबी, ना कि सीबी अपॉन सीपी और सीबी अपॉन सीबी। बट इसको हम किसमें पूछ रहा है, इक्वल होगा, आइसोथर्मल इक्वल, जी मुझे द रेशियो, इसका रेशियो बताइए द थर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व का। तो आइसोथर्मल के एडियाबेटिक कर्व का जो हमारा क्या होगा, जो 7 का जो आंसर होगा हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट, क्या कहलाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम द वर्क इज एनी प्रोसेस डिपेंड ऑन। देखो जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, गति से गति की, ऊष्मा गति की, जो ऊष्मा गति की जो हमारे पास निकाय होता है, जो वर्क करता है ऑफ द प्रोसेस डिपेंड, किस पे डिपेंड पर प्रोसेस करता है, किसके डिपेंड पर कार्य करता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम के जो अवस्था पर, उसके पाथ पर, या नेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की प्रकृति पर। देखो जो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा वो पाथ पे। अगर हमारे पास जब हीट से रिलेटेड, हीट याद कर लेना, टेम्परेचर और वॉल्यूम, हीट टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर से जब रिलेटेड बात होगी तो किस पर डिपेंड करेगी, उसके पाथ पर डिपेंड करेगी, स्टेट पर नहीं करेगी। ठीक है, स्टेट पर उसकी अवस्था पर डिपेंड करता है। अवस्था बोले तो उसके अंदर कितना जो हमारे पास एक सिलेंडर, उसके अंदर जो अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था, वो उसकी अवस्था पर डिपेंड करता है। पाथ होता है उसके जो बाहरी बोले तो सराउंडिंग एरिया पर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल is equal to the efficiency of a auto cycle when the cut off ratio is। ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो डीजल साइकिल इंजन होता है, जो डीजल साइकिल इंजन होता है, जो ऑटो साइकिल इंजन, व्हेन द कट ऑफ, इसका कट ऑफ क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, बहुत ए और बी दोनों होते हैं, या इंक्रीजेज होता है। देखो जब बात हम करेंगे डीजल इंजन की, जब हम बात करेंगे डीजल इंजन की, जब डीजल इंजन की बात करेंगे तो हमारे पास जो 1 अपॉन जो गामा में वैल्यू बनती है वो किस तरीके से बनेगी, सीपी सीबी। तो इस तरीके से जो वैल्यू बनती है, जो डीजल इंजन साइकिल इंजन की जो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका थोड़ा डिटेल होता है, वो मैं इतना शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हमारे पास डीजल इंजन इक्वल टू द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल व्हेन द कट ऑफ रेशियो, तो इसका जो कट ऑफ रेशियो कितना आता है, कट ऑफ रेशियो आएगा इसका 1, कितना आएगा, 1। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेटिस्फाइड। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आ रहा है और 0 भी आएगा, क्योंकि जब वैल्यू हमारे पास ऑटो रेशियो कट 1 आएगा तो 1 माइनस 1 भी क्या, 0 भी आएगा। तो दोनों वैल्यू हमारी हो जाएंगे, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ एनी गैस इज इंडिकेट बाई। देखो जो थर्मोडायनेमिक की अवस्था में जो गैस होती है वो किस प्रकार से इंडिकेट होती है, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पी बी टी। जो हमारे पास
फार्मूला होता है थर्मोडायनेमिक का, देखो आपने पढ़ा होगा पीवी बराबर एन आर टी। यहाँ पे पीवी और आर टी, तो यहाँ पे पीवी आर टी, देखो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो यहाँ पे पीवी आर टी, इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो 11 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 11 तो सी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 11 का जो आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। द टेम्परेचर स्टेट ऑफ द एनी गैस इंडिकेट बाय, किसका कहता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये सब हमने आपकी क्लास में बता दिए हैं, बस इनको फटाफट लगाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको पता होगा कि ये जूल थॉमसन इफेक्ट रिलेटेड, ये जूल थॉमसन इफेक्ट होता है वो किस पर करता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन पर करता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर करता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन पर करता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे करता है। ये कह रहा है जूल थॉमसन इफेक्ट, जब इसकी जूल थॉमसन इफेक्ट, तो जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है तो डब्ल्यू जे क्यू, ठीक है, जे क्यू, जूल थॉमसन इफेक्ट जो किस पर डिपेंड करता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो एक्सपेंशन, किसी हीट का क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हीट का जो हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसको हम रखते हैं, तो हीट का आइसोथर्मल हीट का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन नहीं होता है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, तो जो 12 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बी, क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक का एक्सपेंशन। जब हीट थॉमसन इफेक्ट, जब हीट थॉमसन इफेक्ट की बात करेगा, हीट थॉमसन इफेक्ट की बात करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक का एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, हीट का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और कंप्रेशन क्या होता है, जब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, किसी शून्य से ऊपर की ओर क्या होती है, बढ़ती है, फिर उसी प्रोसेस में चलती रहती है, यही हमारा क्या कहलाता है। ये दो दो चार फेज में होती है, 1 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो 1 से 2 हमारे पास क्या हो जाती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है। इस ऑप्शन का जो आंसर हमने क्या बताया था, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द डायटोमिक गैस रेशियो टू स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीपी, सीपी आप जानते हो, सीपी जानते हैं क्या होता है, सीपी कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, और ये सीबी क्या होता है, सीबी हो जाता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है किसी वैल्यू की जो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए उसकी टेम्परेचर को हम क्या कर दे, जितना डिग्री मान को बढ़ा दे वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट प्रेशर कहलाता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि फॉर ए एडिटोमिक गैस ऑफ रेशियो टू स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीबी इज होंगे, तो वो सीपी एंड सीबी जो इसके रिलेटेड होंगे वो कैसे होंगे, देखो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा ना वो होगा 1/4, 1/14। कैसे होगा, देखो जब हम किसी सीपी एंड सीबी की जो वैल्यू को हम लगाएंगे ना, जो सीपी एंड सीबी की वैल्यू लगाएंगे तो उसका जो मान कट के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1.40 हो जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल होता है लेकिन आप शॉर्ट शॉर्ट समझते रहना, इसका आप याद कर लेना, सीपी एंड सीबी रेशियो कितना होगा, दो रेशियो कितना होगा, 1.4। अगर पॉइंट हटा दोगे तो जीरो हो जाएंगे, इस तरीके से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/5, 7/5। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। देखो अब ना मानते हो तो मैं देखो बताता हूँ, टू स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, तो देखो सीपी प्रेशर पे हम ले रहे हैं, और मान लो O2 और एक है N2, O2 हमारे पास कितने हो जाते हैं, O2 और N2, और O2 के लिए जो CV होगा, O2 के लिए CV कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे 5/2, और इसके लिए हम लिखेंगे CP 7/2। जब 7/2 और 5/2 ये कहाँ से आए, इस तरीके स्टेप से आए, जब हमारा O का कितना हो जाता है 5 और ये 7, इस तरीके से इन दोनों की वैल्यू हम लगाएंगे तो 1/गामा CP एंड CB, इस तरीके से वैल्यू को रेशियो में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CP एंड CB, तो CP एंड CB का मान हो जाएगा 7.2 और 5.2,
तो ये हमारा हो जाएगा 7.2 2/5 इस तरीके से कट जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 7/5 को काटेंगे तो क्या बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पर 2 हो जाएंगे तो 4, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फॉर द डायटोमिक, जिसे बोलते हैं डायटोमिक गैस रेशियो ऑफ 2, देखो सेम आ गया, डायटोमिक गैस की बात करेगा तो वहां पे आप O2 एंड 2 की वैल्यू लगा के यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/5 को आप रेशियो कर देना तो आंसर ये भी मिल जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी मोलर स्पेसिफिक हीट द सॉलिड डिपेंड। देखो जब इक्विपार्टीशन बोले तो इक्विलिब्रियम में, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में जब हम किसी एनर्जी देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का किस लॉ के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक हीट एंड सॉलिड पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो हीट होती है उसके सॉलिड पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर मास बॉड टेम्परेचर या तीनों पे। देखो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा, देखो मास क्या होता है, मास होता है आपका द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर करता है, टेम्परेचर उसके ताप पर, जो मोलर स्पेसिफिक हीट द सॉलिड डिपेंड, जो सॉलिड बोले तो कठोर जो कठोर हमारे पास जो मोलर्स होते हैं वो स्पेसिफिक किस हीट पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर मास या उसकी टेम्परेचर मास दोनों पे। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा 14 का वो हमारा क्या कहलाएगा, ए, क्या हो जाएगा, उसके टेम्परेचर, किस पर निर्भर करते हैं, उसके टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोलिजन गैस एटम्स इज, देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहते हैं इलास्टिक, कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, क्या हो सकते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक और इलास्टिक दो प्रकार के कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स बोले तो संगठन संगठन संघट्टे होते हैं, कोलिजन्स होते हैं जो एक दूसरे से, तो इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, वे कोलिजन्स जो किसी बॉल से टकराकर उसी वापस लौट आते हैं, क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कहलाते हैं। इलास्टिक क्या होते हैं, जैसे आपने कांच की किसी दीवार पर टक्कर मारी, वो टूट गया और वापस लौटते नहीं है तो उन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टिक। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, तो ये हमारे कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। 15 का जो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी द इक्विलिब्रियम्स इफ दे हैव द सेम, देखो टू ऑब्जेक्ट, जब दो उसने ऑब्जेक्ट की बात करी है, वी द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आप जानते हैं एक दूसरे के, जैसे ए और सी एक दूसरे का इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर हैव द सेम, तो टेम्परेचर समान होगा या क्वांटिटी ऑफ हीट उनकी समान होगी या हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, तो इस ऑप्शंस का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। देखो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम या जीरोथ लॉ बताता है जब हम तीन कंडीशन की बात करेंगे, जब इक्विलिब्रियम बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट की बात, ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब इसका टेम्परेचर इक्वल होगा तो टेम्परेचर इसका भी क्या होगा, इक्वल होता है, इस किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक का जीरोथ लॉ किस पर डिपेंड करता है, डिफाइन ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन हीट पर, टेम्परेचर डिफाइन हीट पर, या स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क पे, या डिटरमिनेंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो पर। देखो जो हमारे पास जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक का, जो जीरोथ लॉ किस पर डिपेंड करता है, वो करता है हमारा टेम्परेचर, किस पर करता है, टेम्परेचर, डिफाइंस ए टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं इसकी, देखो थोड़ा जूमिंग इसको थोड़ा सा कम करते हैं इस तरह, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लगभग आपके कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, फटाफट करते चलते हैं। ठीक है, देखो द द जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, ये हमने अभी बताया था किस पे, टेम्परेचर पे, जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया था जीरोथ लॉ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। नेक्स्ट थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चार क्वेश्चन इसमें दिखाई दे, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 कह रहा है टू सिस्टम्स, देखो हमारे पास दो सिस्टम दिए हैं ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी। देखो अगर हमारे पास दो सिस्टम दिए हैं, अगर हमारे पास टू
सिस्टम दिए ए और बी, अगर हमें दो सिस्टम दिए सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्ड सिस्टम सी, तो कैसे होंगे, तो इसमें दे दिया है कि ए बी इज आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर, इट इज नॉट नेसेसरी ए बी दे थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ देखो ये कह रहा है कि जब हमारे पास ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो विद द थर्ड सिस्टम भी देन क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो the amount of A and B must be equal heat flow A and B। तो देखो जो हमारे पास 19 का आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, जब A और B आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर, जब A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A B और C, A B और C, A B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A C और B और C भी क्या होंगे, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कह रहा है हीट टेम्परेचर आर, जो हीट और टेम्परेचर आर है टू नेम ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो नाम है एक सेम फिजिकल क्वांटिटी है 20 का, हाँ कैसे नहीं, क्योंकि टू नाम तो अलग अलग है बट सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बिल, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस, हाँ ये करेक्ट है। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है, देखो ऑप्शन इसलिए करेक्ट है, तो हीट है, वो हीट हमारी क्या होती है, यू क्या होती है, वो एक एनर्जी है, एनर्जी का पार्ट है, जबकि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एक हमारे पास किसी को हीट प्रोवाइड करता है, हॉटनेस का पार्ट है, किसका, हॉटनेस। और जो क्योंकि जो हीट होता है उसमें इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसे हम हीट का पार्ट कहते हैं, और ये हॉटनेस का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ स्टेट ऑफ आइडल गैस थर्मल इक्विलिब्रियम, गैस की, आदर्श गैस की अवस्था बताइए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पी वी बराबर आर टी आप जानते हैं फार्मूला, ठीक है, या पी वी बराबर एन आर टी आपने इतना पढ़ा होगा, तो जहाँ एन बराबर हम वैल्यू लगते हैं वन, वन हमारे पास एक कांस्टेंट मान हो जाता है, तो पी वी बराबर हमारा क्या हो जाता है, आर टी। तो इस तरीके से हमारे पास पी वी बराबर आर टी, जो 21 का आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ स्टेट ए रियल गैस वंडर वाल्स इज, देखो इक्वेशंस ऑफ स्टेट रियल गैस, आदर्श गैस की हमें क्या बताना है, वंडर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस हम जानते हैं P प्लस ए बी स्क्वायर, आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, बी माइनस बराबर आर टी, ये हमारा क्या होता है, वंडर वाल्स की समीकरण का इक्वेशन होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे छाप दो नोट में, ठीक है 22, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ पे देख रहा है पी प्लस ए हमारे पास तुरंत हो जाता है, बी हमारा बी हो जाता है, और जहाँ पे बी माइनस बी, और जहाँ पे बी एक वैल्यू उसके वॉल्यूम की बताती है, एक उसके डायमेंशन की, आर टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास, when the van der Waals equation is term, जो ए बी स्क्वायर रिप्रेजेंटेड किसको करता है, इफेक्ट, इफेक्टिव जो इफेक्टिव एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव एरिया को करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एंड मॉलिक्यूल्स को करता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को करता है, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को करता है। जो हमारे पास जो पार्ट्स दे रहे हैं कि जो ए अपॉन बी स्क्वायर वो किस पे करता है डिपेंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेस्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24 को हो जाएगा द वंडर वाल्स इक्वेशंस द टर्म बी रिप्रेजेंटेड, जो बी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस को, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स को, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको करता है, बी अपॉन आर को, तो ये तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज में से है नहीं, इसमें से एक तो ऑप्शन होगा, या ये इफेक्टिव वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्यूपाइड, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन जो सी 24 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कौन सा था, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो इस ऑप्शन का आंसर थोड़ा डाउट में है, बट आप देख लेना क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है शायद यही है मेरे हिसाब से, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट कांस्टेंट बी इज द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन सेम एज दैट, क्या होगा, जो बी है द यूनिट, इकाई बताइए कांस्टेंट बी, अगर हमारे पास बी क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट वैल्यू है, तो वैन डर वाल्स जो इक्वेशन सेम एज दैट कैसे होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या पीवी। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा 25 का जो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, बी। क्या होगा, वॉल्यूम। क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, बी माइनस बी बराबर 0, तो बी, तो हमारे पास बी बराबर है बी, तो इस तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा, एस सेम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 डायमेंशंस ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी। अगर वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी है, अगर वैन डर वाल्स बी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने अभी फार्मूला आपको बताया होगा वैन डर वाल्स इक्वेशंस का। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कौन सा है वैन डर वाल्स फार्मूला, ऊपर अभी हमने बताया था, P प्लस ए अपॉन बी, बी माइनस बी आर टी। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर रख जाएगी, कौन सी, द डायमेंशंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी। अगर बी हमारे पास कांस्टेंट है तो पी ए स्क्वायर अपॉन पी ए बी स्क्वायर और बी माइनस बी बराबर आर टी। जहां पर क्या कह रहा है कि बी कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट है तो पी वी आर टी, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जहां पर बी बी 3 बी हो जाएंगे, 3 बी, और एरिया, टेम्परेचर लगा के, तो हमारे पास जो इसकी डायमेंशन निकल के आई वो कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन, और क्योंकि ये वैल्यू को हम इधर रखेंगे, जब इसकी वैल्यू को हम इधर रखेंगे तो आर टी और वटे की चीज गुणा में पहुंच जाएगी, जो हमारे पास पी ए बी स्क्वायर, तो इस तरीके से बी माइनस बी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा पी ए बी स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस में है तो माइनस की इधर हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, बी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस की बी। इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आई कार्डशीट की, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 26 का आंसर हो जाएगा हमारे पास एल क्यू, कितनी हो जाएगी, एल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए सेम एज। अगर हमारे पास कांस्टेंट ए कर देंगे, अगर हम कांस्टेंट ए को कर देंगे तो हमारे पास पी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पी, तो पी वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए, इस तरीके से तो हो जाएगा, इस तरीके से मान बी 0 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो। इस तरीके से हम मान को करते निकाल लेते हैं। 28 का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी दीज नॉट डिपेंड द पथ, पथ पर कौन डिपेंड नहीं करती, पथ पर कौन सा डिपेंड नहीं करती, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी, इस पर डिपेंड नहीं करती है, 28 डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द पॉइंट फंक्शन। देखो एक हमारे पास स्टेट फंक्शन दिया ऑफ द पॉइंट फंक्शन, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो इसकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, बीएससी विद एचक्यू है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जाके आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। द स्टेट, देखो द स्टेट ऑफ सिस्टम इज पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन है तो वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नॉन ऑफ अवस्था बताइए पॉइंट फंक्शंस। जो पॉइंट फंक्शंस की जो अवस्था, जो सिस्टम की अवस्था क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये कौन सी होगी, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। जब किसी सिस्टम की या किसी फंक्शंस की बात करेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी को ज्यादा इसमें क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि वर्क और हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इंजिन्स डिपेंड ऑफ द पथ। कौन से जो इंजन है वो पाथ पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं, हीट एंड वर्क, ओनली वर्क नहीं, हीट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन, 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस लगाते हैं, आपके क्वेश्चंस काफी हैं। देखो वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो ये कह रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जो सिस्टम के द्वारा कार्य होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो सिस्टम पर कार्य होता है। तो रिप्रेजेंट जो क्या होता है रिस्पेक्टिवली टेक एज, कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव। देखो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव बारी यहाँ पर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि
ना तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे और ना ही दोनों हमारे पास नेगेटिव होंगे, या तो एक पॉजिटिव या तो एक नेगेटिव। जब बाई सिस्टम की बात करेगा, वर्क वाइज सिस्टम, तो जहां पर वर्क वाइज सिस्टम की बात करेगा वहां पर जो हमारा आंसर क्या होगा, उस ऑप्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब बाई द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पर ही काम किया जा रहा है तो वो क्या कर जाएगा, माइनस। किसी सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव आता है। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन कहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट गिव ओटी, हीट गिव देता ओटी, द सिस्टम हीट टेक फॉर्म ऑफ सिस्टम इज रिस्पेक्टिवली, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि जब हीट गिव ओटी, जब ओटी सिस्टम, जब किसी सिस्टम की जो हीट होती है, जो ओटी, जो हीट टेक फॉर्म ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंटेड, वो किस पर रिप्रेजेंटेड होगी, वो हो जाएगी हमारे पास रिप्रेजेंटेड होगी, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, जो डेंजर्स कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन रिप्रेजेंट, जो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली द वर्क डन। ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक वॉल्यूम सिस्टम है, हमारे पास वॉल्यूम सिस्टम होता है 3 फेज में। वॉल्यूम सिस्टम, या वॉल्यूम सिस्टम बोले तो उसके जो आयतन होता है, वॉल्यूम तो आयतन ही होता है। द अंडरगोज कंपैरिजंस एंड एक्सप्लेनेशंस रिप्रेजेंटिवली वर्क, कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव दोनों होते हैं। देखो, जब बात करें वॉल्यूम की, जब बात वॉल्यूम की करेगा तो उसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। उसका जो पहले कंप्रेशन होगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा। जब कंप्रेशन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और एक्सपेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, 33 का जो आंसर हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, और मैं ना पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, यही क्वेश्चन आपको समझो छपे दिखाई देंगे, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या होता है, कि if there is no change is the volume of the system, work done is, ये कह रहा है कि if there is no change of the volume, जो वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं सिस्टम, तो वर्क कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनेटिव। जब हम किसी सिस्टम में वॉल्यूम को नो चेंज करते हैं तो उसके आयतन में क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता, तो वे हमेशा कैसे होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं जीरो। कैसे हो जाते हैं, जीरो, क्योंकि यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वॉल्यूम कुछ कार्य नहीं होगा तो वो सिस्टम कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द पीवी डायग्राम, एक होता है हमारा पीवी डायग्राम, एक होता है टीएस डायग्राम। पीवी होता है प्रेशर, टेम्परेचर और स्पीड, इस तरीके का हमारे पास दो डायग्राम होते हैं। टी इसके जो डिस्टेंस होता है इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तरीके से, एस स्पीड। तो 35 का आंसर, ऑन द पीवी डायग्राम एरिया इनक्लोज्ड, अगर हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड है तो बिटवीन द कर्व ऑफ वॉल्यूम एक्सिस रिप्रेजेंटेड, किस तरीके से, जो हमारे पास पीवी डायग्राम, आप देखो पीवी डायग्राम को थोड़ा बता देते हैं। पी हमारा होता है, बी हमारा ये होता है, जब हमारे पास एक वॉल्यूम सेम उसी की तरह होता है, हमारे पास हीट कैपेसिटी इस तरीके से जो मान होता है 4 फेज में होता है, आइसोथर्मिक, एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मिक, एडियाबेटिक। हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। जब हमारे पास पहले एडियाबेटिक होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एडियाबेटिक होगा, फिर हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। जब हम पे एक्सप्लेनेशंस, कंप्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, कंप्रेशन, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। तो ये कह रहा है कि बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस रिप्रेजेंटेड, जो उस कर्व में वॉल्यूम किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है। अगर हमारे पास एरिया कैसा दे रहा है, इनक्लोज्ड, अगर एरिया इनक्लोज्ड है तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क, क्या कहलाएगा, ऑन द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, in cyclic work done is equal to the area enclosed by closed work on a PV diagram, this statement। देखो, जब हमारे पास एक इनसाइक्लिक कोई वर्क कर रहा है इक्वल,
तो एरिया कैसा इनक्लोज्ड है, तो क्लोज्ड कर्व पे जो पीवी डायग्राम किस तरीके स्टेटमेंट देता है, ऑलवेज ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स ट्रू, या इंडिपेंडेंस ऑफ इनर्शियल कंडीशन, तो उसकी इनर्शियल कंडीशन या समटाइम हमेशा ट्रू देगा। तो इस ऑप्शन का जो 36 का आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा हमेशा ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही क्या देगा, वैल्यू को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, इनफाइनाइट है, जीरो, इक्वल टू एरिया ऑफ साइक्लिक ऑन, या डायग्राम। देखो साइक्लिक प्रोसेस जानते हैं, अगर आपने इस बिन पॉइंट से स्टार्ट की इंटरनल एनर्जी तो उसी पॉइंट पे आकर क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू वहीं पे सेम आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये हो जाती है हमारे पास, उसकी वैल्यू 37 का मान हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ से चला और यहीं पे आकर वापस रुक गया तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है जीरो की। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सवाल भी देखने को मिलेंगे, दो सवाल भी हैं आपके, क्वेश्चंस भी हैं, दो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 38, वर्क डन व्हेन आर द एक्सपेंडेड फॉर्म 50 लीटर 150 लीटर एट 2 एटमॉस्फेयर। हाँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रेशर इज, अगर हमारे पास वर्क एयर द एक्सपेंडेड, अगर हमारे पास जो वर्क है वो एक्सपेंडेड कर रहे हैं लीटर, 50 लीटर और 150 लीटर, तो 50 लीटर और 150 लीटर और 2 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर फार्मूला होता है W बराबर पी बी, और पी बी और बी क्या हो जाता है, डेल्टा बी बराबर पी, और पी हमारा पास क्या हो जाता है, ये फार्मूला में हम लगाएंगे इसकी वैल्यू को और आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखो, थोड़ा समझा देते हैं, आप लगा लेना। देखो P हमारे पास 2 ATM है, 2 ATM है, और जब हमारे पास B लीटर दे रहा है, इतना लीटर दे, जब उसका आयतन कितना है, तो B1 उसने दिया 50 लीटर और V2 उसने दिया है 150 लीटर। इसको हम निकालेंगे, डेल्टा B बराबर क्या हो जाता है, V2 माइनस B1। अब यहाँ पे वैल्यू लगाइए 150 में ऐसे माइनस करेंगे 50, तो हमारे पास बचेगा 100। तो यहाँ पे आपको पता है डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई, 100। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे P बराबर हमने बताया 2 ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसका मान हम लगाते 2 इंटू एटीएम की वैल्यू कितनी होती है, एटीएम की वैल्यू आप याद कर लेना, एटीएम की वैल्यू समथिंग, हाँ 1.132 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें लगाएंगे तो हमारे पास सीधे इसका बल्क वर्क निकालेंगे, वर्क का जूल निकलेगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे लगा दे 2 गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 46202। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो कितना था, 100 लीटर। और लीटर को हम किस में चेंज करेंगे, उसके मान को किस में चेंज करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 क्यूब। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितना लगभग समथिंग माना जाएगा, इसका आ जाएगा 2.4 जूल। इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 का, 38 का आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। ठीक है 38, ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए किस तरीके से निकालते हैं, इसमें क्वेश्चन में फटाफट समझाते हैं। एक गैस एक्सपेंडेड एट द कांस्टेंट प्रेशर इतना, हाँ इसने कांस्टेंट प्रेशर, पी इसने और आंसर कर दिया, इसने कांस्टेंट प्रेशर इतना दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर सो द वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है 0.25 मीटर क्यूब, तो इसका वर्क आप लगा सकते हैं, फार्मूला लगाओ डेल्टा बी और पी, ये वाले फार्मूला में लगाओगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, फटाफट इस वैल्यू को हम आप निकाल लेना, कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 250 जूल, कितना हो जाएगा 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए सिस्टम टेक फ्रॉम ए टू स्टेट बी वाई 3 डिफरेंट पाथ ए सी बी, ए बी एंड ए डी सी। देखो ए सी बी हमारे पास सिस्टम के पाथ दिए ए सी बी और ए डी बी, इस तरीके से हमारे पास पाथ दिए हैं। तो वर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किसमें होगा, किसमें होगा, जब बात ए सी बी और ए बी और एंड ए डी बी, तो
इस तरीके से हमारे पास ए बी दो प्रकार के हो जाएंगे, तो सी ए डी बी। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा 40 का, तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बी। क्या हो जाएगा, ए सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 41 एंड द आइडल गैस टेक जो अराउंड ए साइकिल ए सी बी डी। इस तरीके से है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। सो इज द अकम्पनिंग फिगर, द वर्क डन इज साइक्लिक। तो कितना होगा, 0 होगा 41 का, सेम, क्योंकि ये वैल्यू 0 कैसे होगा, 0 नहीं, क्योंकि इसका पी भी होगा, पी भी बराबर एन आर टी। तो 4 साइक्लिक में हो रही इसकी प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, आर टी, पी भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस ऑप्शन का आंसर पी भी। तो वर्क कितना होगा, पी भी। डब्ल्यू बराबर हम जानते हैं पी भी, तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, पी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे। अगर इक्विवेलेंट हीट इसमें दिए जे, तो अप्रोक्सीमेटली, तो जो इज होगा अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। देखो जूल हम जानते हैं जी क्यू, ठीक है। इस तरीके से जूल होता है, लगभग आपका जूल का मान होता है जे 4.2 जूल, और जूल की एक वैल्यू हो जाती है 7.7। तो इस ऑप्शन का आंसर आपको दोनों होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगला फिर डाला इसी टाइप का। अगर हमारे पास प्रोडक्ट उसने दिया 1 कैलोरी का प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास 1 कैलोरी का प्रोडक्ट है, तो कैलोरी हीट, तो द रिक्वायर्ड, तो उसके जो वर्ग में कितना रिक्वायर्ड होगा। हाँ, तो पता है जूल तो हम सब अर्ग में हो जाता है, तो अर्ग में कैसे हो जाएगा, 43। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, अगर 1 कैलोरी हो रही है, 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी, तो डब्ल्यू बराबर पी बी, तो डब्ल्यू बराबर क्यू, और क्यू हमारे पास जूल, जे बराबर, यहाँ पे एक फार्मूला आपका होता है डब्ल्यू बराबर जे क्यू, यहाँ पे जूल प्लस टेम्परेचर हीट की बात करेगा, क्यू की बात करेगा सेम। तो यहाँ पर कह रहे हैं 1 कैलोरी, 1 कैलोरी और 1 कैलोरी प्लस हमारे पास 4.2 जूल हो जाता है। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा 1.4 जूल केल्विन, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द आइडल गैस। दो आइडल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल ऑफ द काइनेटिक इनर्शियल, किस पर करेगा, इनर्शियल या जीरो पे या इनफाइनाइट पे। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 44 का आपका हो जाएगा सी, जीरो। ये पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द आइडल गैस, आइडल जो आदर्श गैस होती है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, वो कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 टू एम बी स्क्वायर, ठीक है। आप काइनेटिक, आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट एनी टेम्परेचर इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडल गैस। जो आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, जो इंटरनल एनर्जी टी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर इक्वल द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। देखो हाँ, जब इंटरनल एनर्जी बात करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। 45 का आंसर हमने कई बार आपको बता चुका हूँ, तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाए इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, कोई भी हमारे पास टेम्परेचर है, तो इज द इंटरनल एनर्जी इस आइडल गैस की क्या हो जाए, इक्वल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इस ऑप्शन का आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी, जब बात कर रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द रियल गैस, रियल गैस की इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या इक्वल सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऑफ जीरो। तो 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर तो करेक्ट होगा, तो इसमें से आपको 46 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी, इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारे पास रियल गैस का, अगर हमारे पास रियल गैस है, तो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती है, इंक्लूड होती है, सम होती है, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 से, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्पेसिफिक फॉर्म किस पे करता है, न्यूटन्स लॉ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी पे, लॉ एक्सचेंज हीट पे, किस पे करता है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, इस 47 का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी,
यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी किस पे करेगा, ऊर्जा के संरक्षण पर। 47 का आंसर हो जाएगा 47 जो हमने अभी बताया था, क्या बताया था, कंजर्वेटिव एनर्जी पे। 48 का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेटिव, जो थर्मोडायनेमिक्स किस पे होता है, एनर्जी पे, मोमेंट ऑफ एनर्जी बहुत, ये अभी हमने आपको बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर संरक्षित होता है, किस पर संरक्षित होता है उस थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ आप जानते हैं U प्लस डब्ल्यू किस पे होता है, इंटरनल एनर्जी पर। 48 का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड विद द फॉलोइंग क्वांटिटीज, किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क, हीट, एनर्जी, ऑल ऑफ दी सब पे। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास किस पे हो जाएगा। अगर जब बात फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स की बात करेगा वहां पर आप हमेशा किसके साथ जाएंगे, एनर्जी के साथ, उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम 39 का ऑप्शन सी लगी पीडीएफ सेम क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यहाँ पे पी, बी और यू, इंटरनल एनर्जी को यू, तो स्पेसिफिक जो रिस्पेक्टिवली एंड हीट डेल्टा क्यू इज गिवन द सिस्टम। अगर सिस्टम में डेल्टा क्यू गिवन है तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, U बराबर डी क्यू प्लस पी डी बी, इस तरीके से होगा सिस्टम, या डी क्यू बराबर पी डी की माइनस बी, या डी क्यू बराबर डी पी बी, ये वाला तो होंगे, ये दो ऑप्शन होंगे नहीं, ऑप्शन दो में से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, इस ऑप्शन में जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का लो या डी यू का लो, डी यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू माइनस पी डी बी। यहाँ पर डब्ल्यू देखो सबसे बढ़िया सिंपल, हमने आपको क्लास में बताया होगा, देखो हमारे पास होता है डेल्टा यू बराबर, हम पढ़ के आए हैं डेल्टा यू बराबर, डेल्टा यू इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो हमने किस तरीके से पढ़ा है, एच बराबर, सही है, एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। जब यू को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट माइनस में हो जाएगा, तो एच माइनस डब्ल्यू डेल्टा यू। जहाँ हमने बताया था कि जो हमारे पास एच होता है वो एच होता है क्यू ही बोलते हैं, सो एच को ही हम क्यू बोलते हैं, तो क्यू एन एस डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, ठीक है। जब Q हमारे पास है तो डेल्टा Q डी क्यू भी लिख सकते हैं, और वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, पी डी बी, क्या हो जाएगी, W बराबर हमारे पास फार्मूला होता है पी बी, ये हमें पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर पी बी तो डेल्टा यू, तो सेम कंडीशन में वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, U बराबर डी क्यू माइनस पी डी बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, 50 का बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन द कांस्टेंट, जो रिस्पेक्टिवली होते हैं। देखो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, तो इस तरीके का जो होता है हमारे पास पीबीटी, जिसे हम बोलते हैं पीबीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, पीबीटी, पीबीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। इस ऑप्शन का 51 का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा, सी, टीपीबी, क्योंकि ये दे रहा है ना। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक को हमने पढ़ा था, आइसोकोरिक को बी, बी को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मिक, टी को आप इतना पढ़ लेना, टी को हम कहते हैं आइसोथर्मिक और पी को हम कहते हैं आइसोबारिक, टीपी और बी को हम कह सकते हैं आइसोकोरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस तो काफी हैं आपके, फटाफट कराते। इन द एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी द रिमेन कांस्टेंट इज, अगर हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस में क्वांटिटी रिमेन द कांस्टेंट है, अगर हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है तो जो कांस्टेंट रिमेन द कांस्टेंट, तो इसकी जो कांस्टेंट क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो क्वांटिटी, उसकी जो क्वांटिटी होती है रिमेन द कांस्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा टोटल हीट, कितनी हो जाएगी, टोटल हीट कांस्टेंट। 53 कह रहा है, द प्रोसेस which of the not the exchange heat between system and the surrounding called, यह कह रहा है कि उस प्रोसेस को बताइए जो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन, जो उसके
जो उसके जो सिस्टम की जो हीट होती है, नो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग कॉल्ड, उसके जो सराउंडिंग पर क्या होता है निर्भर करता है। वो कैसा होता है, आइसोबारिक, आइसोथर्मिक या एडियाबेटिक, वो कैसा सिस्टम होता है, वो होता है हमारे पास 53 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक उसके किस पर निर्भर करता है, उसके सराउंडिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने आपके लेक्चर में बताए होंगे, आप पढ़े होंगे तो आप बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते रहेंगे। मैं फटाफट क्वेश्चन को लेके चलता हूँ आपके पास, तो फटाफट ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन लगभग आपके 100 क्वेश्चन से प्लस हैं, तो इन क्वेश्चन को फटाफट कराते हैं। ठीक है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, W बराबर क्या हो जाता है, 0। तो इस ऑप्शन का जो आंसर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम इस तरीके से चलेगा। क्या हो जाएगा, 0, मान 0 हो जाएगा, सब में आ रहे तो इस ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द एनी गैस, अगर हमारे पास एक कोई भी गैस है उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, गैस का एक्सपेंशन करते हैं, जब हम गैस का एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, इंटरनल एनर्जी 0 या वर्क डन 0 या हीट एनर्जी 0 होती है, ऑल ऑफ एबव 0। जो 55 का जो बात कर रहा है उस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यू भी 0 हो जाएगा और डेल्टा क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, जब फ्री एक्सपेंशन करेंगे तो नो हीट नो वर्क बोथ और ए बी, तो इस ऑप्शन 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि इस ऑप्शन में हमने क्या बताया था, यू नॉट 0 और नॉट W बराबर 0, नो हीट का एक्सपेंशन नो हीट का परफॉर्मेंस। 57 क्या कह रहे हैं, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एक्रोस इन, अगर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं तो वो सिस्टम कैसा होता है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक तो होगा नहीं, साइक्लिक फ्री, साइक्लिक फ्री से आइसोथर्मल, जब हम किसी इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं वो हमारा कैसा सिस्टम होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। 57 का जो आंसर कैसा होगा, 57 का आंसर आइसोथर्मिक नहीं, हमने कह दिया तो आइसोथर्मिक ही होगा, नहीं एडियाबेटिक। कैसा होता है, एडियाबेटिक, जब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एक्रोस इन, ठीक है, उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्रोस होती है। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर गैस इज द टेम्परेचर, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस का तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। देखो जब हम किसी एडियाबेटिक एक्सपेंशन में गैस को क्या करेंगे, एक्सपेंशन करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो 58 का जो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखो जब हम किसी एडियाबेटिक का एक्सपेंशन करेंगे, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं किसी चीज का, एक्सपेंशन जो हीट को बढ़ा रहे हैं तो इसी बात है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग, जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग हो रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन के कारण इंक्रीज होगा। हमने अभी बताया था आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशन में डिक्रीज होता है, अब बात कर रहे हैं इंक्रीज, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल में कंप्रेशन होता है। तो जो 59 का जो आंसर होगा, जो 59 का आंसर हो जाए एडियाबेटिक में कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या था, एडियाबेटिक में कंप्रेशन, तो हीट का क्या हुआ था, डिक्रीजिंग। 58 में क्या हुआ था, डिक्रीजिंग। इस ऑप्शन का आंसर क्या लगाया था, डिक्रीजिंग। और यहाँ पर सेम दे रहे हैं इंक्रीजिंग, तो एडियाबेटिक का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक का कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इफ द इंटरनल एनर्जी 2 मोल्स गैस डिक्रीजिंग 100 जूल्स द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, सेम कह रहा है, अगर हमारे पास 2 मोल्स इंटरनल एनर्जी के 2 मोल्स दिए हैं, अगर हमारे पास 2 मोल्स दिए हैं तो यहाँ पे वर्क कितना कर रहा है, 100 जूल। कितना हो रहा है, 100 जूल। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो W बराबर होता है वो किसके होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा, तो सेम कंडीशन W बराबर जो आ जाएगा हमारे पास 100 मोल हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, 100 मोल, तो प्लस पॉजिटिव में लगा देना 100 मोल। ठीक है, जब इंटरनल एनर्जी 2 दे रहा है तो 100 प्लस मोल हो जाएगा। इस ऑप्शन का जो 60 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 100। Next questions, which process is the heat
सप्लाइड टू ए सिस्टम कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द वर्क। अगर वर्क डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू ये दे रहा है कि सप्लाइड हो रहा है वर्क, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ए, बी या आइसोबारिक प्रोसेस, विच ऑफ द सिस्टम हीट का सप्लाइड। अगर हम हीट का सप्लाइड कर रहे हैं तो जो वर्क कन्वर्टेड होगा वो क्यू से किस में हो रहा है, डब्ल्यू में हो रहा है। क्यू से डब्ल्यू में कन्वर्टेड हो रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, कैसे प्रोसेस कर रहा है, आइसोथर्मल या आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो इस ऑब्जेक्ट का जो आंसर होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों को क्या हो रहा है, कन्वर्टेड कर रहा है। कह रहा है कि विच प्रोसेस ऑफ हीट सप्लाइड टू gaseous system use the internally is the increasing its internal energy dq और du। तो कैसा होगा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या साइक्लिक। 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सी, आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक, क्योंकि जो डी क्यू का हम क्या हो रहा है, डी यू में इसको क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी का, जो गैसेस सप्लाइड कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी में, जो प्रोसेस होता है वो कैसा होगा हमारा, वो प्रोसेस होगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। बस आप याद कर लेना ये क्वेश्चन से फटाफट, इन क्वेश्चन को करते हैं। इन द आइसोबारिक प्रोसेस द हीट गिव टू द गैसेस सिस्टम इज यूज इन। देखो हमारे पास एक सिस्टम दिया, उसको हम गैसेस यूज कर रहे हैं, तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, हमने बताया आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, तो जो डूइंग द जो एक्सटर्नल वर्क होगा या इंक्रीज द इंटरनल वर्क होगा, बोथ ड्यूरिंग एक्सटर्नल वर्क एंड इंटरनल वर्क। हाँ, 63 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें इंक्रीज द इंटरनल वर्क एंड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इंटरनल वर्क एंड और जो इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, तो इस ऑप्शन का आंसर दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ एक्सटर्नल वर्क एंड इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो जो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ द स्लैब आइस 0 डिग्री एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होगा। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर सी अगर 0 दे रहे हैं तो इसका एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, वर्क होगा। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास 0 डिग्री आइस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री आइस का है तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। देखो फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, फ्री एक्सपेंशन में जो आदर्श गैस होती है वो हमेशा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है या इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करती है या इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा क्या करती है, ये हमेशा करती है कि टेम्परेचर गैस ऑफ इंक्रीज, इसकी टेम्परेचर की गैस को इंक्रीज करती है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी एंड आइडल गैस डिपेंड नाइदर टेम्परेचर नॉर वॉल्यूम। ना तो टेम्परेचर और ना ही उसके, या तो टेम्परेचर या तो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी। तो इस स्टेटमेंट में ओनली टेम्परेचर, ओनली प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर या वॉल्यूम पर, या उसकी बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम पर। तो 66 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सी, बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम पर। ये कह रहा है कि नाइदर टेम्परेचर और नॉर वॉल्यूम, दोनों पर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडल गैस डिपेंड, जो इंटरनल एनर्जी आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर, दोनों पे, किस पर करती है, दोनों पर करती है। 67 का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 67 का। 67 का आंसर हो जाएगा ओनली प्रेशर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड, जो आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ओनली प्रेशर, उसकी किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पे। ड्यूरिंग ऑफ द फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, अगर हम किसी आदर्श गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, फ्री मुक्त करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। 68 का जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा जो टेम्परेचर एंड गैस का इंक्रीज होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस का इंक्रीजिंग, तो गैस का टेम्परेचर के गैस का इंक्रीजिंग होता है। ठीक है,
69 का जो आंसर हो जाएगा, इन आइडल गैस हीट 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है टू 50 डिग्री, तो कांस्टेंट प्रेशर चेंज इंटरनल एनर्जी। अगर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कैसा कांस्टेंट है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी। तो अगर हमारे पास 30 डिग्री, क्या कह रहे हैं, 30 डिग्री 50 डिग्री, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री 50 डिग्री, तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका, अगर इसमें क्या कह रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसकी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। किस पर करें, प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड जूल्स जो एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट। जो जिनमें से कौन सा स्टेटमेंट जूल के जो एक्सपेंशन पर इनकरेक्ट है। देखो विच ऑफ द फ्री, देखो ये कह रहा है दिस इज ए फ्री एक्सपेंशन, नो एक्सटर्नल वर्क, नो इंटरनल वर्क, या नो हीट वर्क, नो हीट एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि जो हमारे पास जूल का जो एक्सपेंशन करते हैं वो किस पे इनकरेक्ट होता है। तो किस पे इनकरेक्ट होता है, वो हमारा होता है फ्री एक्सपेंशन पे। किस पे होता है, फ्री एक्सपेंशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा हो जाएगा, जो हमारे पास जूल एक्सपेंशन वर्क डज नॉट ओनली अगेंस्ट इंटरनल फोर्स। तो जो हमारा ऑप्शन 71 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 71 का आंसर हो जाएगा, जूल थॉमसन एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय गॉस द पिस्टन्स ऑफ बेल अगेंस्ट नॉट। किस पे हो जाएगा, 4। किस पे इंडिपेंडेंट होता है, तो वर्क जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शो कूलिंग इफेक्ट, क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट। हम इसमें क्या पूछ रहा था कि जो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, किस पे इनकरेक्ट है, वो हमारा किस पे इनकरेक्ट होता है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शो कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन का जब एक्सपेंशन करते हैं, जूल थॉमसन का जब एक्सपेंशन करेंगे, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंटिन्यूअसली। कैसे हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज एंड कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इज। एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इज, अगर हमारे पास एंथैल्पी रिमेन है तो कांस्टेंट इज क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक जूल एक्सपेंशन। एंट्रोपी की बात करेगा, ये हमने बताया होगा, जब एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है, जूल थॉमसन का एक्सपेंशन होता है। इसका फार्मूला आप बताइए फटाफट क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैस लॉ पीवी अपॉन टी कांस्टेंट इज ट्रू। अगर हमारे पास इज ट्रू है, गैस का जो पीवी अपॉन टी आर कांस्टेंट इज ट्रू है, तो कैसा होगा, आइसोथर्मल एक्सचेंज ओनली, एडियाबैटिक एक्सचेंज ओनली, बोथ आइसोथर्मल एडियाबैटिक चेंजेस। तो जो 75 का जो आंसर होगा, जो 75 का हमारे पास जो आंसर क्या कहलाएगा, 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, बोथ आइसोथर्मल एडियाबैटिक चेंज। अगर हमारे पास गैस का पीवी अपॉन टी, और पी बराबर क्या हो जाता है, आर टी। आप जानते हैं अगर ये कह रहा है कि आर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो पीवी अपॉन टी, यहाँ पर आर हमारा कांस्टेंट होता है, तो टी, तो ये कैसे हो जाता है, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंज। स्पेसिफिक हीट गैस, जो स्पेसिफिक हीट गैस हैज ओनली 2 Cp एंड Cv, या हैज unique single value of given the temperature can have the value between 0 and infinite। 0 से infinite की भी जो क्या हो सकती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को हम क्या कर सकते हैं, 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैन बी हैव द वैल्यू बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो टी, आइसोथर्मल प्रोसेस को टेम्परेचर से कहते हैं। प्रोसेस में जब ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस करते हैं, तो कितना हो जाता है, ऑक्सीजन 16, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन 77 का जो आंसर हो जाएगा, 77 का जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट है, जब हम ऑक्सीजन का करें, ना कि 16। 16 तो होगा ही नहीं।
क्योंकि आप लगा दें 8 लगा कर 8 16, नहीं 8 16 32 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, जब एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस की स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी हो जाती है प्रोसेस, 0 इन्फिनिटिव कितनी होगी। 78 का जो आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी, हीट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोल ऑफ द आइडियल मोनोटोनिक गैस ऑफ मिक्स द 1 मोल डायटोमिक गैस, एक है मोनोटोमिक एक है डायटोमिक गैस, स्मॉलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एज द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम में मोनोटोनिक और डायमोनोटोनिक, मोनोटोनिक बात करते हैं हम एक की और डायटोनोमिक की बात करते हैं हम दो की गैसें हैं, जब हमारे पास दो रेयर गैसें हैं तो इन दोनों गैसों को जब मिक्सचर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, जब हम दो गैसों को मिक्सचर करते हैं जब हमारे पास 1D प्लस 2D, जब दोनों मोनोटोनिक या वैल्यू को मिक्सचर करते हैं तो इस ऑप्शन में 79 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास 2R, क्या हो जाता है 2R। एक है डायटोनोमिक एक है मोनोटोनोमिक, कितने हो जाएंगे, 2 मोनोटोनिक्स, कैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स ऑफ करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट बताइए, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। वैल्यू ऑफ सी बी इज इक्वल टू ऑफ द वैल्यू ऑफ सी पी, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। देखो सी बी अपॉन सी पी अपॉन सी बी कौन सी वैल्यू होती है, एक दूसरे इक्वल हो जाती है। द वैल्यू सी बी इज ग्रेटर देन सी बी ग्रेटर देन सी पी, या सी बी लेस देन सी पी, या इसमें से ऑप्शन दे रहा है सी बी अपॉन सी पी आर नॉट रिलेटेड ईच अदर, तो इन दोनों के रिलेटेड नहीं होता है। तो इस ऑप्शन का आंसर सिंपल है, आप बता सकते हैं क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि जो सी बी लेस देन होता है सी पी अपॉन सी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर फार्मूला ऑफ डिफरेंट ऑफ बिटवीन सी पी एंड सी बी, तो आप बताना सी पी एंड सी बी, मेयर फार्मूला कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गामा बराबर होता है सी पी अपॉन सी बी, गामा किसी वैल्यू की इन्फिनिटी वैल्यू को बताता है, देखो किसकी, जैसे कि हमारे पास गामा है, गामा क्या हो जाता है 1 अपॉन गामा माइनस 1, इस तरीके की जो वैल्यू हो जाती है वो हमारे पास यहाँ पे रख जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा, और यहाँ पे वैल्यू आपको पता है सी पी बी बराबर आर टी, पी बी बराबर आर टी, सॉरी मेयर्स का आपको फार्मूला पता होगा, सी पी एंड सी बी बराबर आर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू निकालनी है, सी पी की निकालनी है, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी बराबर हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस सी बी, इस तरीके से आर सी बी, तो ये हो जाएगा सी पी बराबर आर सी बी, तो आर सी बी की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या लेकर के आएगी, तो आर माइनस 1, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन आर आर सी बी, तो जो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, आर माइनस 1 आर अपॉन सी बी, क्योंकि आर जो पी की जगह पर हम वैल्यू लगाएंगे वो आर प्लस सी बी, सी बी से सी बी हमारे पास कॉमन हो जाएगा तो एक सी बी कट जाएगा तो हमारे पास आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉइजन्स ऑफ फार्मूला ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो पॉइजन्स का फार्मूला क्या हो जाता है, हमने आपको बताया पॉइजन्स फार्मूला ऑफ एडियाबेटिक में 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला जो फार्मूला होता है पॉइजन्स ऑफ फार्मूला, हम जानते हैं पी बराबर आर कांस्टेंट हमने बताया था पी वी आर बराबर के, इस तरीके से यहाँ पर के की वैल्यू ये तरीके तो पी बराबर क्या हो जाता है के अपॉन, देखो पी वी गामा बराबर के कांस्टेंट होता है, तो जहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं पी बराबर के अपॉन वी गामा, इस तरीके से जहाँ पर हमारे पास पॉइजन फार्मूला ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस टी एंड बी आर रिलेटेड फॉर्म, अगर हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस में टी एंड बी दिया है, टी एंड बी, देखो जब टी बी दिया होगा तो टी बी गामा कांस्टेंट, 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा
टीवी गामा माइनस के 1, क्या हो जाएगा टीवी गामा माइनस के 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराए होंगे, और क्लास नहीं देखी हमारी प्लेलिस्ट आप बनी हुई है, वहां पे जाके देख लेना, प्रॉपर हमने बताया। और ये आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हम आपके लेके आए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने के चांस रहते हैं। ठीक है, हम प्रत्येक यूनिट के लेके आएंगे, और ये समझो क्वेश्चंस आपके छपने वाले हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चंस कर लेना। हम आपकी 8 टॉपिक बनाएंगे 8 यूनिट की। ये यूनिट 1 चल रहा था, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यूनिट की आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी, और प्रॉपर वीडियो में हम आपको बेसिक से लेके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस फाउंड ऑफ द प्रेशर गैस प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू। अगर हमारे पास ये कह रहा है, अगर हमारे पास एक एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में किसी गैस का जो प्रोपोर्शनल्स होता है, Cp अपॉन Cv, यही कहानी चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो कैसा होता है हमेशा, कितना होगा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम किसी गैस प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर क्यूब की बात करेगा तो घन की बात कर रहा है, यहाँ घन में 3 वैल्यू की बात करेगा तो 3 की वैल्यू बात करेगा, तो इस 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3 2 से कट जाएगा, 3 वाले रहेंगे नहीं हमारे पास, 3Q की बात करेगा 3/2 Cp अपॉन Cv, उसका जो प्रेशर होगा 3, आयतन कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EI आई आयोटा या आई कहेंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड आइसोथर्मल इलास्टिक ऑफ कोफिशिएंट EA रिप्रेजेंटेड द एडियाबेटिक, जो EI आइसोथर्मल जिसे हम बोलते हैं, और EA जिसे हम बताते हैं एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट इज गैस, देन इसके कोफिशिएंट क्या होंगे गैस के, इलास्टिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ द गैस, देन जो गैस के इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या होते हैं, जब हमारे पास EI और EI और EA दिए होंगे, तो इस ऑप्शंस का जो आंसर हो जाएगा 86 का, वो हमारा क्या कहलाएगा, 86 का जो आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट EA गामा EI, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं आपको देखने, पहली बार देखें आप क्लास में आए, तो आप ड्राई नहीं, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद थोड़ा समझें क्या कह रहा है कि फॉर द, जैसे आइडल गैस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एक हमारे पास आइडल गैस का एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो उसका करेक्ट रिलेशन क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का एक करेक्ट रिलेशन क्या होता है, ये हमने आपको क्लास में बताया था। एक आइडल गैस का एडियाबेटिक प्रोसेस में करेक्ट रिलेशन क्या होता है, 87 का जो करेक्ट रिलेशन होता है वो हमने बताया था Tp बराबर एक होता है 1 माइनस गामा अपॉन गामा, इस तरीके से जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाता है की कांस्टेंट हो जाती है। इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गैस compressed adiabatic unit is the temperature double is the ratio its final volume it's the इनिशियल वॉल्यूम। अगर हमारे पास एक फाइनल वॉल्यूम एक इनिशियल वॉल्यूम तो 2/1 की बात करेगा, तो कैसे करेगा, अगर हमारे पास एक एडियाबेटिक यूनिट टेम्परेचर दिया है डबल द रेशियो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम एंड द इनिशियल वॉल्यूम, उसके अगर माने तो इसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु की बीच की जो वैल्यू को कर रहा है ज्ञात कर रहा है, तो उसे 88 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उसमें हो जाएगा कि 1 एंड 2 की बात कर रहा है, तो 1 एंड 2 रिलेशन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है ऑफ द गैस PV बराबर n कांस्टेंट given the value of n are 1 to gamma respectively, then the name of corresponding process will be, देखो कुछ मत समझो, अगर किसी प्रोसेस में एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पे हम उन्होंने वैल्यू बताई थी, क्या वैल्यू बताई थी, PV बराबर n, n क्या हो जाएगा कांस्टेंट, जब n कांस्टेंट की बात कर रहा है तो आइसोबारिक आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा देखो आइसोबारिक, कैसा कहलाएगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस विल भी कैसा होगा आइसोबारिक, आइसोबारिक ठीक है बी, क्योंकि PVN कांस्टेंट हो रहा है आइसोबारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, थोड़े क्वेश्चन रह गए लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो फटाफट लगाते चलते हैं, लगभग 8 से 20 क्वेश्चन हैं।
द attached PV diagram, the lines A, B, AC and D represented which process respectively। देखो जब हमारे पास पीवी डायग्राम में लाइन दी होती है, देखो पीवी डायग्राम हमने बताया था प्रेशर वॉल्यूम का, पीवी डायग्राम में ए बी बी सी और सी डी ई ए रिप्रेजेंटेड प्रोसेस रिस्पेक्टिवली आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। कैसे होता है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, पी बी टी टी पी बी टी पी बी, पी को हम कहते हैं एडियाबेटिक। तो इस ऑप्शन से 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आइसोबारिक। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी टी पी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, फॉर द सेम चेंज इज द वॉल्यूम द वर्क डन इज मिनिमम। अगर हमारे पास सेम चेंज का जो वॉल्यूम है, अगर हमारे पास सेम चेंज वॉल्यूम दिया होगा, आप यहाँ पे समझना वॉल्यूम उसका आयतन क्या है, सेम है, तो उसका जो वर्क डन मिनिमम कितना होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक या वर्क सेम ऑफ 3। तो उसकी जो तीनों में जो वर्क होगा वो सेम होगा, कैसा होगा, सेम होगा। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। सेम वर्क चेंज ऑफ वॉल्यूम, जो आयतन का जो चेंज सेम होगा एंड वर्क इज मिनिमम होगा, तो किसमें होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में। 100 क्वेश्चंस कराते हैं, द फॉर द सेम चेंज इज द वॉल्यूम इज वर्क डन इज मैक्सिमम इन। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात आई तो हमने क्या बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस। जब बात करेगा मैक्सिमम की, जब मैक्सिमम की बात करेगा तो जाहिर सी बात है, मिनिमम में हमने क्या बताया था, एडियाबेटिक बताया था, मिनिमम में हमने क्या बताया था, एडियाबेटिक बताया था। ठीक है, और जब बात करेगा मैक्सिमम की तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में, जैसे मैथमेटिकल एक्सपेंशन फॉर द वर्क के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम कराते हैं। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क ऑफ डब्ल्यू द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में जो वर्क होता है वो प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, डब्ल्यू बराबर आर टी अपॉन टी वन माइनस टू, ये नहीं होगा। क्या होता है, हमने क्लास में आपको बताया डब्ल्यू बराबर आर टी तो होता है, डब्ल्यू बराबर आर टी तो होगा। जब डब्ल्यू बराबर आर टी, तो डब्ल्यू बराबर आर टी, इसमें कुछ क्वेश्चन हुए नहीं क्या, 93 94 आपका मिस हो गया, तो 95 का जो आंसर हो जाएगा, 95 का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर आर टी, और लॉग की वैल्यू हो जाती है बी टू अपॉन बी वन। और लॉग की वैल्यू क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं बी टू माइनस बी वन। यहाँ पे जो आर टी बराबर वैल्यू आती है तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ आपको लेक्चर में बताया था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू बराबर आर टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है बी टू अपॉन बी वन और डी वी। तो इस तरीके से वैल्यू को हम लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डब्ल्यू बराबर आर टी और लॉग में बी टू माइनस बी वन। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है वर्क डन बाय डब्ल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस। जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेगा तो सेम कंडीशन अभी तो मैंने बताया था, अभी मैंने कहाँ का बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस की। और जब बात करेगा एडियाबेटिक तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक में सेम इसी का अपोज क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। आप इतना ध्यान रखना, जब किसकी पूछ रहा, ये पूछ रहा था आइसोथर्मल और ये पूछ रहा है एडियाबेटिक, ये नेक्स्ट जो नीचे वाला है ये हमारा हो जाता है एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक के लिए हमारे पास गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 1 माइनस T1 माइनस T2 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डिवाइस ऑफ कन्वर्ट्स। अगर हमारे पास एक डिवाइस दी है, कन्वर्ट हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क कॉल्ड। अगर हमारे पास एक डिवाइस है जो हीट से कन्वर्ट हो रही है किसी मैकेनिकल वर्क को, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मोटर, जनरेटर, हीट। या अगर हमारे पास किसी हीट को हम किसी मैकेनिकल में चेंज कर रहे हैं, हीट को हम किसी मैकेनिकल्स में चेंज कर रहे हैं, उसी किसी वर्क में चेंज कर रहे हैं, तो क्या कहलाती है, मोटर कहलाती है। ये जनरेटर, हीट या इंजन कन्वर्टेड। तो 100 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास हीट इंजन, जिसे हम कहते हैं हीट इंजन। हम पढ़ ही रहे हैं कार्नोट इंजन, अब हमारे क्वेश्चन आएंगे कार्नोट इंजन के। देखो ऑप्शन 100 के बाद 103 102 थोड़ा मिसप्रिंट होगा, क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट होगा, तो मैं
आपको देख के आपको पीडीएफ में लगवा देंगे और आप उनके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो अगला जो क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर वाइसिन हीट इंजन कार्नोट इंजन 100% इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 100% का कार्नोट इंजन दिया तो उसके टेम्परेचर कैसा सिंक है। हमने आपको दो सोर्स बताए थे, पहला सोर्स, सेकंड और बीच में होता है हमारा जिस पर हम स्टैंड होता है। पहले सिंक सोर्स में होता है टेम्परेचर, जिसे बोलते हैं हॉट सोर्स। ये होता है कोल्ड सोर्स जिसे बोलते हैं सिंक। जितना भी इसमें डालो वो भी हमारा क्या रहेगा, ठंडा ही रहेगा। और हॉट में कितना भी आप इसमें से 10-5 ग्राम जितना भी हीट लगाओ तो हमेशा क्या होती है, बढ़ती ही रहती है। ये हो जाते हैं दो सोर्स जिसे हम बोलते हैं T1 और दूसरा हो जाता है T1 T2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर सिंक, जो सिंक का जो टेम्परेचर होता है, कैसे में इफिशियंसी ऑफ रिवर्स वाइसिल हीट। अगर हमारे पास कार्नोट इंजन की रिवर्स वाइसिल हीट होगी तो कार्नोट इंजन तो जो टेम्परेचर सिंक का होगा वो कैसा होगा, लेस देन सोर्स ऑफ द टेम्परेचर, जीरो होगा, इक्वल टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो जो ऑप्शंस का जो आंसर हो जाएगा 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। 3 के बाद 5 का टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑफ सिंक T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली इफ द एफिशिएंसी ईटा। ईटा बराबर होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। जहां पे है छाप दो वहीं पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पे है, T1 माइनस T2। ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इफिशियंसी रिवर वाइसिंग इंजन वर्किंग बिटवीन दैट 27 डिग्री। अगर हमारे पास 27 डिग्री है, एक 30 डिग्री, डिग्री केल्विन को हम चेंज करेंगे 273 प्लस 70 और 273 केल्विन को 127 में, तो इन जोड़ के हमारे पास बताइए मान क्या आ रहा है। जब इन दोनों का मान आ रहा है तो इफिशियंसी इंजन का फार्मूला लगाना है, ईटा बराबर 1 माइनस T2 माइनस T1 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास इन द आइडल गैस, हमारे पास क्या कह रहा है कि इन द आइडल गैस इंजन ऑपरेटर बिटवीन, जो आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं फटाफट, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इफिशियंसी ऑफ इंजन। ईटा बराबर फटाफट लगाओ फार्मूला 90 डिग्री अपॉन 600 डिग्री, फटाफट इसमें लगाओ, आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। आंसर आपको फटाफट आपके है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फटाफट लगाना। हमारे पास एक ही फार्मूला, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिवर वाइसिंग इंजन ऑब्जॉर्व, अगर हमारे पास इतना जूल कर रहा है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ गिन 567 जूल ऑफ द हीट सिंक, द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक 100 डिग्री, द टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। देखो जब रिवर वाइसिंग ऑब्जर्व कर रहा है, जब हमारे पास जूल कितना ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों कितना कर रहा है, जूल, कार्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, जूल। तो W1 कह रहा है 746 जूल, ठीक, और W2 इसने कितना कहा, 546 जूल। अगर हीट टेम्परेचर सिंक है तो इसमें डिफरेंट बिटवीन सोर्स सिंक 100 डिग्री, तो इसमें टेम्परेचर कितना दे रहा है, 100 डिग्री। तो टेम्परेचर एज होगा तो कितना होगा, सिंपल आप निकाल सकते हैं टेम्परेचर। अगर हमारे पास 100 डिग्री टेम्परेचर है, 273 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 373। तो 373 की वैल्यू आ जाएगी। तो 373, तो जो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 110 110 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 173 और 273 डिग्री हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये वाली वैल्यू दी है, इस तरीके से आप लगाना, ये दी गया है मान, और फटाफट लगा के आप इसका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताना कौन सा है। 111 का जो आंसर होगा मैं बता देता हूँ क्या होगा, इसका हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन दिया, हमारे पास कार्नोट इंजन दिया है, टेम्परेचर सिंक को। तो इस तरीके से सवाल है, आप लगा लेना, ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये सवाल सब सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है कि इंजन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी वाला इंजन कौन सा होता है, ऑटो, डीजल, कार्नोट या स्टीम। तो ये हमारा स्टीम तो होता नहीं है, कौन सा होगा, कार्नोट। फटाफट कार्नोट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट कार्नोट कर लेते। कार्नोट इंजन
जो हीट टेकिंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सॉफ्ट आइडल गैस ड्यू द टेम्परेचर सोर्स। अगर हमारे पास कार्नोट इंजन की टेकिंग जो हाई टेम्परेचर सोर्स है तो आइडल गैस ड्यू लेंगे। जब हम आइडल गैस लेंगे तो उसका टेम्परेचर सोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, या रिमेन कांस्टेंट। तो 114 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो कहलाएगा, रिमेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर प्रोसेस ऑफ डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 115। 115 का जो क्वेश्चन हो जाएगा बी, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन चलते हैं। 116 के जो कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन वर्क ऑफ, अगर हमारे पास एक कार्नोट इंजन दिया है, ए रिवर वाइजिंग टेम्परेचर T1 एंड कोल्ड रिवर वाइजिंग, हमारे पास दो रिवर वाइजिंग होते हैं 1 एंड 2, दो रिवर वाइजिंग होते हैं। तो द इंक्रीजिंग ऑफ इफिशियंसी, तो किस रिवर वाइजिंग की जो इंक्रीजिंग इफिशियंसी होती है, तो बहुत 1 से 2 मस्ट बी इंक्रीजिंग, 1 से 2 मस्ट बी डिक्रीजिंग, 1 बी इंक्रीजिंग, 2 बी डिक्रीजिंग। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, इसका तो इंक्रीजिंग होगा, 2 का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 117 कह रहा है इंक्रीजिंग ऑफ इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव। कौन से होते हैं, 117 का जो हमारा होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग ऑफ सिंक टेम्परेचर 50 डिग्री। अगर हमारे पास टेम्परेचर 50 डिग्री है तो वो सिंक कैसा होगा, कार्नोट इंजन। इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन की इफिशियंसी कार्नोट इंजन की इंक्रीजिंग होगी कब, जब डिक्रीजिंग ऑफ द सिंक ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री होगा। 118 फटाफट हमारे पास कितने 125 क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट लगा लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ द रिवर वाइजिंग हीट इंजन। अगर हमारे पास हीट इंजन की रिवर वाइजिंग कितनी होती है, कितनी होती है, वो होती है हमारे पास डू नॉट डिपेंड ऑन द वर्क सब्सटेंस, उसके जो सब्सटेंस के वर्क पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफिशियंसी ऑफ रिवर वाइजिंग हीट इंजन वर्क बिटवीन सेम टेम्परेचर। अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर के सेम टेम्परेचर हम समझ रहे हैं T1 हॉट और T कोल्ड, टेम्परेचर सेम होंगे तो इनकी रिवर वाइजिंग जो हीट वर्क होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, या डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो होगा हमारे पास सेम। जब बात सेम की बात कर रहा है रिवर वाइजिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर तो सेम ही होंगे, इस कैसे होंगे, सेम होंगे, TH और TC, हॉट और कोल्ड। 120 द रिवर वाइजिंग इंजन ऑफ रिवर वाइजिंग इंजन ऑपरेट, जो ऑपरेट करते हैं बिटवीन द सेम टेम्परेचर देन तब क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ रिवर वाइजिंग इंजन विल बी मोर, इसमें ज्यादा इफिशियंसी इंजन रिवर वाइजिंग करते हैं, इफिशियंसी रिवर वाइजिंग इंजन करते हैं। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा 120 का वो हो जाएगा हमारे पास कि जो इंजन है इफिशियंसी रिवर वाइजिंग इंजन विल बी मोर, अगर ज्यादा इफिशियंसी मोर सॉरी इफिशियंसी इंजन रिवर वाइजिंग इंजन विल बी मोर, ज्यादा अधिक रिवर वाइजिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेफ्रिजरेटर वर्क ऑफ रिवर वाइजिंग साइक्लिक बिटवीन टेम्परेचर इतना दिया है तो एंड 40 डिग्री, कॉफिशियंट परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कॉफिशियंट परफॉर्मेंस का हो जाएगा, अगर हमारे पास देखो 300 में से 400 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 100 जो क्या बचेगा केल्विन, केल्विन कितना आ जाएगा टेम्परेचर 100 टेम्परेचर, 100 टेम्परेचर आ जाएगा। जब इसका 100 टेम्परेचर आ जाएगा, जब इसको 100 टेम्परेचर आने के बाद हम क्या करेंगे 100 टेम्परेचर, अगर हमें क्या होता है 400 में से इसको हम 300 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 100 टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा T2/T1, तो हॉट के साथ चलेंगे तो हॉट के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा 400 300/100, तो इससे हमारा कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन ऑफ द कोफिशिएंट ईटा बराबर हमारे पास 1/W-1, ये बराबर हमने फार्मूला आपको बताया होगा। 122 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस में होगा, तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है ईटा बराबर 1 + ω+1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर 3, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर 3 है तो इसका वर्क हीट इंजन और इफिशियंसी बिल भी कितनी होगी, तो 163, इसका सवाल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25%। अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर 3 है तो वर्क ऑफ हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी होगी, कितनी होगी 4,
टोटल कितनी हो जाएगी 4, तो हमारे पास 4:100% बराबर 25% इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 624 क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ आइडल ऑटो इंजन इज। अगर हमारे पास एक ऑटो इंजन है, आइडल एक आदर्श ऑटो इंजन है, तो उसकी इफिशियंसी 100% 50 हमेशा कितनी होगी 50। कोई इंजन वास्तव में 100% इंजन नहीं होता। आप इतना समझना कि कोई भी इंजन होता है वास्तव में 100% इंजन नहीं होता है। जब बात करें आइडल इंजन ऑटो की तो हमारे पास ऑप्शन डी की तरफ चलेंगे 50%। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में काफी देखने को मिलता है और काफी देखने को मिल चुके हैं। देखो कह रहा है कि द 4 स्ट्रोक हीट इंजन, अगर हमारे पास 4 स्ट्रोक का इंजन है, इंटरनल कंबस्टन इंजन, पावर इज ऑब्टेन ओनली ड्यूरिंग डे। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास 4 स्ट्रोक का जो इंजन होता है तो उसकी जो इंटरनल कंबस्टन इंजन पावर इज ऑब्टेन ओनली ड्यूरिंग, तो इसकी जो पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट स्ट्रोक पे, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। किस पे करेगी, थर्ड पे करती है। किस पे करेगी, थर्ड पे। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरा। और आज का कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं इसी तरीके के साथ हमारे नए लेक्चर के साथ। हमारा जो अगला यूनिट जो एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू जो हम लेके आ रहे हैं वो यूनिट 2 के लेके आएंगे, जो आपकी लगभग आप 1 से 1 घंटे 20 मिनट या 30 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। और बिना देरी करते हुए हम सेशन को थोड़ा समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जानदार टॉपिक के साथ। बस जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ये वीडियो हमारे सबसे पहले आप बच्चों को मिल जाए और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।